इस सभा में सभी हिंदी प्रेमियों, मुझे जानकर खुशी हुई कि जो दो पटरियों पर रेल चला करती है, जो दो पटरियां कभी भी आपस में नहीं मिलती है, भाषाएं उसको जोड़ने का काम करती हैं। रेल से मेरा पुराना रिश्ता रहा है। मेरे परदादा रेल में थे, दादा रेल में रहे, हमारे चाचा रेल में रहे और हमारी पीढ़ी की सबसे छोटे भाई जो हैं वो भी रेल में हैं। तो रेल जो है मेरे खून में है, उसी से मैं सींचा गया हूँ। और यही रेलवे कारखाना जमालपुर का, जिसके धुएं से मेरा परिवार पलता रहा है, इसलिए इस रेल को नमन। और मैं रेलवे की मैं सुखद कामना करता हूँ। मैं डॉक्टर अभय कुमार बनने से पहले मैं यही गांव में, यहाँ से दशरथपुर बलार एक गांव है, वहीं का रहने वाला हूँ। और हिंदी की जो कुंजी और पूंजी है वो जो मुझे मिली वो जेएनयू से मिली। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ने गया, उसमें यूपीएससी मेंस लिख रहा था, तो एक पेपर हिंदी भी था मेरा। वहीं से मेरा नाता रिश्ता शुरू होता है और प्रोफेशनली मैं फिर हिंदी विभाग में आया। हिंदी में आने पर सुमित्रा नंदन पंत को तब जाना जब मैं छायावाद को पढ़ रहा था। और छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, पंत, प्रसाद, निराला और महादेव। जहां तक सुमित्रा नंदन पंत का सवाल है, इनके अगर नाम को देखें तो सुमित्रा नंदन से आपको एक और नाम नजर आएगा, वो है लक्ष्मण। और छायावाद के ये लक्ष्मण माने जाते हैं, जहां से कि इन्होंने भाषा को एक नए रूप में ढालने का प्रयास किया। कवि के रूप में आपको डॉक्टर चंदन बात करेंगे, क्योंकि डॉक्टर चंदन खुद भी कवि हैं और इनकी भाषा बहुत कोमल है। मैं आलोचक हूं, थोड़ा सा मैं आलोचना पे बात करूंगा। पंत को पंत बनने में उनकी एक किताब, आप जिसपे की चर्चा निराला ने भी किया है, यहाँ के प्रमोद निराला, मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं बात कर रहा हूँ, प्रमोद निराला की बात कर रहा हूँ। पल्लव की बात उन्होंने की थी। और पल्लव की भूमिका को लिखते हुए, क्योंकि आप सब लोग एक कवि के रूप में जानते हैं, मैं उस पर गौर करना चाहूंगा कि पंत को पंत क्यों कहा गया और साहित्य में पंत के लिए जो जगह बनी वह बनी पल्लव की भूमिका से। पल्लव की भूमिका में पंत ने यह गौर किया है कि जो हिंदी भाषा है उनकी 18 बोलियां हैं। 3 बोलियां बिहार की भी है, जिसमें भोजपुरी, मगधी, अर्धमगधी, मैथिली। उसी में से एक भाषा उत्तर प्रदेश की ब्रज भाषा थी, जो कि साहित्य में जिसकी पकड़ बहुत ज्यादा थी। और समूचे रीतिकाल से लेकर के आप देखेंगे सूरदास के साहित्य को भी, तो उसमें ब्रज भाषा का प्रभाव हम पाते हैं। लेकिन 1900 के आसपास हिंदी के क्षेत्र में भाषा को लेकर के परिवर्तन हुए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी को परिमार्जित करने का प्रयास किया। वहीं सुमित्रा नंदन पंत काव्य में खड़ी बोली को लाने का प्रयास किया। अब एक तरफ ब्रज बोली और दूसरी तरफ खड़ी बोली, दोनों के बीच के एक टक्कर को आप देख सकते हैं। और छायावाद को अगर किसी ने शब्द दिया, एक ऐसे शब्दों से सुशोभित किया जो कि आपको लगता है कि कहीं न कहीं छायावादी कवियों ने उस उड़ान को पाया है, तो उसमें पंत की भूमिका महत्वपूर्ण है। पल्लव की भूमिका को लेकर के इसलिए भी कि जेएनयू में अगर हम पंत को पढ़ते थे तो सबसे ज्यादा पल्लव की भूमिका पर ही फोकस किया जाता था। बहुत बड़ा निबंध है, आप जो हिंदी प्रेमी हैं आप पल्लव की भूमिका को पढ़िए और वहां से आप देखेंगे कि भाषा में सौंदर्य बोधीय तत्व कैसे आने चाहिए, कैसे हम शब्दों को सुशोभित करें। और पंत के पास एक जो भाषा का जो
प्रवाह है, क्योंकि खुद वो पहाड़ के रहने वाले थे, नदियों का जो प्रवाह होता है वह पहाड़ों में बहुत अधिक होता है। इसीलिए जो भूगोल के विद्यार्थी होंगे या पढ़े होंगे, वहां पर आप पाएंगे कि पहाड़ों की नदियां बहुत वेग में गति से बहती है और वहां से जब मैदानों में आती है तो वो स्थिर हो जाती है। पंत की भाषा भी उसी तरह से वेगमयी भाषा रही और बहुत हद तक आप देखेंगे कि हिंदी को सुगम और सौंदर्य से युक्त करने में पंत ने बहुत बड़ा काम किया है। मुझे नहीं पता कि मुझे कितनी देर बोलना है, क्योंकि पेशे से प्रोफेसर हूँ, 55 मिनट का क्लास ले ही लेता हूँ और मुझे नहीं लगता कि मुझे कितना देर है। प्रमोद अगर बता दें तो ज़्यादा बेहतर है कि मेरे लिए कितना समय कितना अब बोलते रहिए। अच्छा, थैंक यू सर। अध्यक्ष महोदय की अनुमति है। आप जो बहुत अच्छा एक क्वेश्चन दिया, भोजपुरी भाषा, भोजपुरी, ये भोजपुरी का साथ आपका और 2-3 भाषा का भी मेल है, शायद आप जानते हो। हाँ सर, असल में ब्रजबोली जो है ब्रज से लेके बांग्ला तक की यात्रा है। Yes, हाँ तो ये जो भी आपको मधुबनी के साथ भी। हाँ मैं उसको, क्योंकि मैं भाषा पे मैं बोलने नहीं आया हूँ और सर चूंकि बांग्ला भाषी हैं और हामी तमाके भालूबासी जो बांग्ला के जो शब्द हैं। और एक चीज आप जानिए कि कोई भी भाषा की जो सौंदर्य बोध है वह अकेले से नहीं होता। अगर आप निराला को, वही छायावाद के कवि निराला को लेकर के हिंदी और बांग्ला के बीच में एक मुठभेड़ चलता रहा कि निराला बांग्ला के कवि है या हिंदी के कवि है। बांग्ला हमारी जो है, क्या कहते हैं, हिंदी अगर माँ है तो बांग्ला उसकी चचेरी बहन है, मौसेरी बहन भी है। क्योंकि दोनों के बीच की अगर संस्कृति को आप देखें तो पहले जो बंगाल था, अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों एक ही प्रांत के भाग थे। 1936 में अलग होता है, लेकिन अलग होने के बाद भी आप यहाँ की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है आप पाएंगे कि वहाँ पर एक रूपता आपको मिलेगी। भले ही भाषा के स्तर पे उड़िया, बांग्ला और हिंदी के रूप में आप अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन एक समय था कि जब उड़िया को भी बांग्ला से टकराना पड़ा। और फकीर मोहन सेनापति को अगर आप याद करें तो फकीर मोहन सेनापति ने जो 6 मास 8 गुंठ लिखा, एक समय है कि देखिए कैसे भाषाएं आपस में टकराती हैं। बांग्ला वाले कहने लगे कि ये जो है बांग्ला की ही एक शाखा है उड़िया, और फकीर मोहन सेनापति उस समय ICS ऑफिसर थे और उन्होंने जो सबसे भारतीय साहित्य में जो किसानों पर जो लिखा है वो फकीर मोहन सेनापति ने ही पहले लिखा, प्रेमचंद से भी पहले। और 6 मास 8 गुंठ में समीर तांती पे बात होती है तो वहाँ पर समीर फकीर मोहन सेनापति ने बांग्ला को स्थापित करने के लिए फिर एक भाषाई जो जंग है बांग्ला के साथ में वो लड़ते हैं और फिर उड़िया को स्थापित करते हैं। तो भाषाओं के बीच में मुठभेड़ तो रहा है। ब्रजबोली को लेकर के जिस तरह से बांग्ला तक की यात्रा है वो जो मधुरता है, इसलिए अगर बंगाली अगर कोई लड़ता भी है तो आपको लगेगा, अगर आप भाषा को नहीं समझ पाते हैं तो लगेगा कि प्रेम की भाषा है, लेकिन वो आपस में की भयंकर मानुष आछे, ये भयंकर शब्द भी वो जो है बहुत ही प्रेम से बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो हिंदी की जो भाषा है, जो इनकी बोलियां हैं, उसमें जो भाव और जो अभिव्यक्ति है दोनों के बीच में कहीं न कहीं आप एक समानता पाएंगे। अगर यहाँ पे लोग गुस्से में हैं, अरे क्या बात है, ये एक शब्द जो है उसके जो भाव हैं वो आते हैं। लेकिन छायावादी कवियों के पास में ये दोनों शब्द थे। छायावादी सुमित्रा नंदन पंत को तो सुकुमार कवि कहा ही गया है, और सुकुमार क्यों कहा, आलोचक होने के नाते मैं तो ये भी कहता हूँ कि इनके घुंघराले बाल थे, दिखने में बड़े खूबसूरत थे, तो हो सकता है सुकुमार कहे हों, लेकिन शब्दों के भी सुकुमार कवि थे। शब्दों के प्रयोग को लेकर के आप देखेंगे तो मैं उनकी कुछ कविताओं को लेकर के आया हूँ आपके लिए कि उनके सौंदर्यबोध को आप इस तरह से देख सकते हैं। अहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन।
ये परिवर्तन कविता में जब कोई कवि जब अपने भाव को सामने लाता है, उनकी भावनाएं जब शब्दों में उमड़ती है, तब वह कहीं न कहीं एक और संकेत करता है। वह कहता है परिवर्तन। आप जब कमायनी पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद की, तो उसमें जो तांडव है, पंचभूत का भैरव मिश्रण, जो प्रलय का जो दृश्य है, और प्रलय ही परिवर्तन को लाता है। कोई भी जो दुनिया में जो परिवर्तन हुए हैं, अगर आप यूरोप के इतिहास को उठाकर देखें, अमेरिका के इतिहास को उठाकर के देखें, तो परिवर्तन से पहले तांडव है, जिसको कि वो आधुनिक अर्थ में सिविल वॉर कहा है। जहां जहां सिविल वॉर हुए वहां वहां पर आप देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति हुई है। दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, भारत में अभी तक सिविल वॉर हुआ नहीं है, और जिस दिन भारत में हो जाएगा, आप यकीन मानिए आप विश्व गुरु हो जाएंगे। उसके पहले संभव नहीं है, क्योंकि जो ब्लडसेड है, जो खूनी क्रांति है, वो केवल खून को नहीं, हिंसा को नहीं, बल्कि उन हिंसात्मक तत्वों को भी नष्ट करती है जो कि समाज के परिवर्तन में, विकास में बाधाएं बनती है। अगर आप रूस की क्रांति को देखें, तो रूस की क्रांति या फिर फ्रांस में जो 1789 में जो फ्रांस की क्रांति होती है, तो वहां पर जब मैं फ्रांस पेरिस में गया था, तो वहां पे लुव्र म्यूजियम में एक बहुत अच्छी तस्वीर में देखा था। वहां पर एक महिला हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में एक बच्चे को पकड़े हुए लाशों के ढेर पर से वो गुजर रही है। फ्रांस का परिवर्तन वहां के रूसों ने किया, वहां के दर्शन में मौजूद था, और कोई भी जो फिलॉसफी है वह एक नए दर्शन को, एक नई क्रांति को जन्म देती है। भारत में तो अभी शायद वो संभव नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि कहीं धर्म है, तो कहीं जाति है, तो कहीं क्षेत्र है, तो कहीं बोली है, तो कहीं भाषा है। अभी लोग इसमें लिपटे हुए हैं। अभी सिविल वॉर होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन जब आप इनसे बाहर निकलेंगे, तब जो यूरोप की जो दुनिया है, जो आधुनिक दुनिया है, जहां पर कि हम अपने आप को विश्व गुरु कहलाने लायक होंगे, उसके लिए अभी आपको इंतजार करना होगा। वह तांडव, वह परिवर्तन, वह जो दृष्टि है, उस दृष्टि को हमको समझने के लिए कहीं कहीं ऐतिहासिक संदर्भ में हमें जाना होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि जो छायावादी कवि थे, वो वर्तमान से काफी निराश नजर आ रहे हैं। प्रसाद को आप कीजिए, जयशंकर प्रसाद को, वो बार बार पलटकर इतिहास में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? चंद्रगुप्त के पास चले जाते हैं, स्कंदगुप्त के पास में, ध्रुव स्वामिनी के पास में। वो दिखाते हैं चंद्रगुप्त नाटक में कि अरुण यह मधुमय देश है। वो अभी के देश को नहीं, बल्कि उस चंद्रगुप्त के देश को, उस सम्राट अशोक के देश को, जहां जिसकी सीमाएं जो थी वो अफगानिस्तान से आगे थी। और आप कल्पना कीजिए, जहां तक सम्राट अशोक का शासन था, वहां तक अंग्रेज भी नहीं पहुंच पाए। प्रसाद कहते हैं कि हमारा जो अतीत है वह बहुत ही स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ है। कभी हम शेर हुआ करते थे, आज हम केवल मिट्टी के शेर बनकर रह गए। छायावादी कवियों के पास में शब्दों को लेकर के जो मीमांसा है वह बेहतरीन है, और पंत उसमें बहुत आगे निकलते हैं। एक चीज और देखेंगे कि पंत की जो दृष्टि रही है, वो छायावादी कवि हैं, इसमें कोई मत नहीं है। लेकिन जब पल्लव की भूमिका लिखते हैं, तो बहुत हद तक जब आप पल्लव की भूमिका को पढ़ेंगे, तो हिंदी की विकास यात्रा को आप समझ सकते हैं, विशेष करके शब्दों की विकास यात्रा को, भाषा की विकास यात्रा को। लेकिन जब वो दर्शन में आते हैं, तो अरविंद दर्शन की भी बात करते हैं। जीवन में वो आगे बढ़ते हैं, तो गांधी के भी पास जाते हैं, क्रांति की भी बात करते हैं, और उस क्रांति को वो किस तरह से लेते हैं। मैं कुछ कविताएं उनका मैं कोट करना चाहता हूं, ताकि आप उसको समझ सकें। एक चरखा गीत, मैं कहा कि गांधीवाद से वो प्रभावित थे। चरखा गीत में वो कहते हैं, कहता चरखा प्रजातंत्र से, मैं कामद हूं सभी मंत्र से, कहता हंस सभी यंत्र से, नम 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 सेवक पालक शोषित जन का, रक्षक मैं स्वदेश धन का, कातो हे काटो तन मन का, भ्रम भ्रम भ्रम। जो आप इसमें चरखा का प्रयोग आप जो देखते हैं,
1907 में जब टाटा ने स्टील फैक्ट्री की स्थापना की, उसके पहले के जो उद्योगों को आप देखेंगे तो उसमें जो वस्त्र उद्योग था वो सबसे अधिक माना जाता था। बंगाल के बुनकरों के बारे में आप जानते हैं, जो ढाका का मलमल था उसको जब जहांगीर की बेटी ने पहना तो 7 तह के बाद भी उसके शरीर के रोए दिख रहे थे। कॉर्नवालिस लिखता है इस पर कि बुनकरों की हड्डियां बंगाल के मैदानों में बिखरे पड़ी। क्योंकि यहां से जो रुई थी वो लंदन जाता था, और लंदन से कपड़ा बनकर, मैं लंदन जब गया था तो मैं उस जगह को मैनचेस्टर को मैं देखा था जहां पर कि बुनकरों की हड्डियों को पीसने का काम किया था। उस मशीन को मैं देखा जिस मशीन से भारत से गए हुए जो रुई थी उससे कपड़े बन रहे थे। उसके पास जाकर मैं पूछा कि तुम ही हमारे देश के विनाशकारक हो। जितना अंग्रेजों ने यहाँ के बुनकरों को तबाह किया, यहाँ के हाथ से रोजगार को छीना, शायद उससे बड़ा शोषण दुनिया में कहीं नहीं हुआ। आप कल्पना कीजिए कि भारत का जो कपड़ा था वो इंग्लैंड में 400% उस पर टैक्स लगाने के बावजूद भी वहाँ के लोग भारत के कपड़ों को पसंद करते थे। और वह जो उद्योग था, वस्त्र उद्योग, वह समाप्त हो गया। और वही गांधी को आप देखेंगे कि किस तरह से वो चरखा को लेकर के आते हैं और एक युद्ध लड़ते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस एक दो बातें कर करके। 15 अगस्त पर उनकी एक कविता है, धन्य आज का स्वर्ण दिवस नवलोक जागरण, नव संस्कृति आलोक करे जन भारत वितरण, नव जीवन की ज्वाला से दीपित हो दिशि क्षण, नव मानवता में मुखरित धरती का जीवन। भारत माता कविता पर वो लिखते हैं, भारत माता ग्राम वासनी, खेतों में फैला श्यामल, धूल भरा मैलासा आंचल, गंगा जमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, भारत माता ग्राम वासनी, 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध क्षुद्रित शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी। जिस भारत माता का नाम आप देख रहे हैं और उसको भी, जिस भारत माता की बात आज हो रही है, उसका भी जन्म बंगाल से ही होता है। और अरबिंदो ने वह एक खांचा खींचा कि हमारी भारत माता कैसी होगी। जब देश गुलाम था उस समय जो भारत माता की तस्वीर बनी थी वो बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। आज तो भारत माता आजाद है, भारत आजाद है, लेकिन यहां की माताएं गुलाम हैं। ये कौन सा ये देश है कि देश आजाद हो और नागरिक अपने आप को स्वतंत्र अनुभव नहीं कर रहा हो। जहां तक माताओं का सवाल है, आप काशी से जैसे जैसे पूरब जाएंगे, काशी एक बॉर्डर है, तो देखेंगे कि देवियों की पूजा ज्यादा होती है। दुर्गा, काली, मनसा, कामाख्या, ये तमाम देवियां, शीतला, ये तमाम देवियां जो है वो पूजी जाती हैं। और आप कामाख्या तक चले जाइए तो महिलाओं का जो वर्चस्व है आपको दिखेगा। लेकिन जब काशी से आप पश्चिम जाएंगे तो आपको पुरुष देवता नजर आते हैं। वो पुरुष देवता आपके राम हो जाते हैं, हनुमान हो जाते हैं, शिव हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। ये जो हमारा जो क्षेत्र है, जो ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है, वह मातृभूमि का प्रदेश रहा है। लेकिन यहाँ की ग्राम वासनी माता क्या आज आजाद हो पाई है? क्या हमारी बेटियां, क्या वो अपने जीवन को अपने स्तर से जी सकती हैं? मुझे डाउट लगता है। अभी आज़ादी आधी अधूरी है। मुझे लगता है कि 1947 की आज़ादी ये पुरुषों की आज़ादी है, स्त्रियों को अभी आज़ाद होना बाकी है। क्या एक जन्मभूमि पर भी उनकी कविता है, आज युद्ध जर्जर जग जीवन, पुनः करेगी मंत्रोच्चारण, वह वसुधैव वना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवलसी, जननी जन्मभूमि अपनी, जो स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। यह केवल कहने के लिए है। मैं आलोचक हूं। हमारे देश की संस्कृति में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय,
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अहिंसा परमो धर्म, ये तमाम जो है मुझे नारे लगते हैं। वास्तव में ये जीवन में उपयोगी नहीं है। यहाँ तो बहुजन दुखाए तब बहुजन सुखाए, जब लोगों को दुख दीजिए तब सुख पाइए। हिंसा ही यहाँ का धर्म हो गया है, और हिंसा का मतलब केवल जान से मारना नहीं, बल्कि हम बोली वचन अपने शब्दों से किस तरह से दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। दो भाई आपस में मिलकर रहते हुए आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन जब वो रामायण सीरियल देखेंगे, भरत मिलाप, तो वो फूट फूट कर रोते नजर आते हैं। और रामायण देखकर जब वो निकलता है, दोनों के हाथ में लाठी, और भरत और राम दोनों का सर फोड़ के रख देता है। जो भारतीय परिस्थितियां हैं, यहां पर पढ़ते रामायण है और जीते महाभारत है। ये जो दो तरह की नीति है, सुमित्रा नंदन पंत के सवालों में अगर आप देखें, उनकी जयंती को आप देखें, कि जो लक्ष्मण की बात हमने की थी कि लक्ष्मण हमेशा उसके साथ रहा, सुमित्रा नंदन भी साहित्य के साथ रहे। आज उनकी जयंती है, और उनकी जयंती पर हम आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।